हेलो दोस्तों, आज हम मुगल शासन व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। मुगल शासन व्यवस्था क्या है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद को बीजारत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को बीजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक, बाबर के शासनकाल में वजीर पद था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान 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 मीर बख्शी सद्र उस सद्र मीर समन में विभाजित कर दिया। ठीक, औरंगजेब के समय में सुनिए, औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। ठीक, उसके बाद मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल जा पाता था। ठीक, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि किसे कहते हैं? मदद ए मास को, यानी लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। ठीक, दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में सरकार का परगना या महाल में महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बांटे थे। ठीक, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मवादा या दीह कहते थे। मवादा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मवादा या दीह कहते थे। मवादा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नगला कहा जाता था। ठीक, हम जानेंगे मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। तो देखिए, किस पद? सूबेदार पद जो थे वो प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांत कारिणी का प्रधान। ठीक, दीवान जो होता है, दीवान पद, वो प्रांतीय राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अम्लगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल नगर प्रधान। सिकदार के परगाने का प्रमुख अधिकारी। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। उसके बाद देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। कौन कौन? खालसा भूमि, जागीर भूमि
सूर्य सयूरगल सयूरगल या मदद ए मास। तो खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। तो जागीर भूमि उसे कहते जो तनख्वाह जो पैसे के बदले जो भूमि दी जाती है उसे, ठीक। आसा सयूर गल या मदद एमास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था, ठीक। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था, ठीक। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने 10 साला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडर बल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल प्रति क्या होती। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी, ठीक। चाचर भूमि क्या होती, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था, ठीक। उसके बाद 1570 से 71 ईस्वी में टोडर मल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर किया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला खुद कासत, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। खुद कास्त मतलब ये किसान उसी गांव की पर खेती करते थे जहां के वो किसान थे। उसके बाद पाई कास्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। पाई कास्त वाला, ठीक। मुजारियन, खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन जहाज ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। उसके बाद मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था, गल्ला बख्शी, नसक, जब्ती। गाला बख्शी क्या होती है? बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, ठीक। नसक क्या होती है? इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती क्या होती है? इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का ससंब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थे। पहला पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और चौथा हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः
बदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनस प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर एवं आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दोस्तों की संख्या का ज्ञान होता था।